स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लर्नर्स हब पर। तो आज से हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कुछ आज हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर मैं चाहूँ तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकती थी, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उनके बारे में समझ विकसित न कर ले। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं, यानी कि किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उससे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है जिसमें जो हमारा 21वां गुणसूत्र है, आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46, यानी कि कितने हो गए, 23 जोड़े गुणसूत्र के पाए जाते हैं। और 23 जोड़ों में से जो 21वां जोड़ा है उसमें ट्राइजोमी हो जाती है। ट्राइजोमी का क्या मतलब है कि जोड़े में वैसे कितने गुणसूत्र होंगे, दो, एक जोड़े में दो होते हैं, लेकिन 21वें गुणसूत्र में क्या होगा, एक जोड़े में दो जोड़े होने के बजाय 3 जोड़े हो जाते हैं, यानी किसे हम कहेंगे 21वें गुणसूत्र की ट्राइजोमी हो गई। तो ये डाउन सिंड्रोम आनुवंशिक रोग में होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं कि व्यक्ति का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास है वह अवरुद्ध हो जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है कि अगर व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ तो वह किस रोग से ग्रसित हो सकता है आगे चलकर। तो वह किस रोग से ग्रसित हो सकता है, अल्जाइमर्स रोग। तो ये आप साथ साथ लिख लें क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है और डाउन सिंड्रोम के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अब आपको पता होना चाहिए। तो डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति अल्जाइमर रोग से ग्रसित हो सकता है। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, यानी कि डीएनए में कौन सी शर्करा या शुगर मिलती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका जानने का क्या है कि आप इसके नाम पर जाए। तो डीएनए का नाम क्या है पूरा, डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डिऑक्सीराइबोज मतलब इसमें कौन सी शर्करा है, डिऑक्सीराइबोज शुगर या डिऑक्सीराइबोज शर्करा। तो अगर आप नाम से भी इसकी शर्करा के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसकी शुगर है या शर्करा है डिऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों में होते हैं, यानी गुणसूत्र जो है वे किससे बने होते हैं। तो हमारे गुणसूत्र किससे बने होते हैं, पहले का आंसर है डीएनए एवं प्रोटीन। तो डीएनए एवं प्रोटीन से हमारे गुणसूत्र बने होते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा, कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, यानी कि कोशिका में यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होनी चाहिए। वैसे तो अलग अलग जीवों में अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, हमने अभी बात की 23 जोड़े, यानी कि टोटल 46 जो गुणसूत्र हैं मानव कोशिका में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है आरएनए में थायमिन की जगह कौन सा बेस होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप डीएनए की बात करें तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आरएनए में थायमिन की जगह कौन सा बेस है। तो थायमिन टी की, यानी कि टी की जगह कौन सा बेस है, तो थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल बेस पाया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो आरएनए में यूरेसिल नामक बेस पाया जाता है। और नेक्स्ट है आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं, यानी कि अगर एक पूरी आबादी ले ले तो सभी उस आबादी में जितने जीन पाए जाएंगे उन जीनों को हम क्या कहते हैं। तो उन जीनों को हम कहते हैं जीन पूल। तो ये एक पूरा जीन का पूल होता है। नेक्स्ट, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। तो प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि वे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन हम पहले अपनी जो बायोलॉजी की वीडियोस है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप मेरी वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं। और वहाँ हमने यह भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीव यानी कि वे जीव जिनमें जो कोशिकाएं हैं, कोशिका में जो न्यूक्लियस पाया जाता है
उसमें बाहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी उपस्थित नहीं होती। तो वह ऐसा कौन सा जीव है जो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? और यह क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो प्लीज आप इसे ध्यान से देखें। तो वह जीव है माइकोप्लाज्मा। तो आप याद रखें कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की संकल्पना का समर्थन सर्वप्रथम किसने किया? तो वह व्यक्ति जो कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए सबसे योग्यतम है। तो यह सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। तो डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था कि वह व्यक्ति जो सबसे फिटेस्ट है वही सरवाइव कर पाएगा। नेक्स्ट, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सेलुलोज भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है। तो सेलुलोज भित्ति जो है वह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने देखा था कि जो पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इन दोनों कोशिकाओं में क्या अंतर पाया जाता है, जिसमें मेन अंतर क्या था कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज भित्ति होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती। तो ये सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पादप कोशिका। तो क्लियर करते चले आप। तो नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए यानी कि किसी कोशिका में डीएनए, आप देखते हैं डीएनए अक्सर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, हमें पता है, लेकिन उसके बाहर भी जहाँ डीएनए होता है, आप उस कोशिकांग का नाम बताइए। तो वह कौन सी कोशिकांग है? तो इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि न्यूक्लियस तो हमें पता है कि डीएनए में ही पाया जाता है, लेकिन जो आंशिक रूप से जो डीएनए है वह माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो हमारी प्लाज्मा झिल्ली है, जो कि जो जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, वह किससे बनी होती है? तो यह फोस्फोलाइपोप्रोटीन से बनी होती है। तो ये आप क्वेश्चन साथ साथ में नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इन्हीं क्वेश्चन में से अगर आपको क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाओं में कौन से युग्म पादप एवं जंतु यानी कि पादप एवं जंतु कोशिका दोनों कोशिकाओं में ऐसे कौन से युग्म हैं जो पाए जाते हैं? तो आपको बताना है। तो अगर आपने प्लांट और जो एनिमल सेल्स जो मेरी वीडियो अगर अच्छे से देखी होगी तो यहाँ आप इजीली बता सकते हैं, यानी कि वे कोशिकांग जो कि दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है, एक तो हो गया राइबोसोम जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, उसके बाद लाइबोसोम जिसे हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया जो अभी हमने देखा कि जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो ये तीनों थे कोशिकांग जो कि दोनों ही कोशिका यानी कि पादप एवं जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, मटर के पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है, यानी कि उसका क्या कार्य होता है और ये कौन करता है, यानी कि कौन से जीवाणु यह कार्य करते हैं, यह हमें देखना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन, सबसे पहले आपको पता होगा कि नाइट्रोजन वायु में, जो वायुमंडल में एक हमारे अक्रिय स्थिति में होता है, और उसे क्रियाशील स्थिति में करने के लिए जीवाणु होते हैं जो क्या करेंगे, मटर के पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। तो ये जीवाणु हमारे हैं, कौन से हैं? राइजोबियम एवं बेडिराइबोजियम। तो ये जो जीवाणु हैं ये मटर की जड़ों में क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर। और लुई पास्चर ने
जो हमारे जो पास्चराइजेशन, दूध के पास्चराइजेशन का सिद्धांत है वह भी दिया था। तो उन्होंने ही रेबीज के टीके का भी विकास किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है। तो वायुमंडल में कौन करता है? मटर के पौधों में हमने देखा राइजोबियम और बेडिराइबोजियम। जबकि वायुमंडल में कौन करता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया करते हैं, जैसे कि नोस्टोक एवं एजोटोबैक्टर। तो ये ऐसे जीवाणु हैं जो कि वायु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये आप नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दें, अगर विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होगा तो वे क्या कहलाएंगे? पादप विषाणु। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर विषाणुओं में जो न्यूक्लिक अम्ल है वह आरएनए के बजाय अगर डीएनए है तो वे क्या कहलाएंगे? जंतु विषाणु। तो ये था पादप विषाणु एवं जंतु विषाणु में एक डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट भी है कि रिट्रोवायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जो रिट्रो हमारा विषाणु है उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ आरएनए पाया जाता है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, रिट्रोवायरस, आर से रिट्रो और आर से आरएनए। तो आप इसे ऐसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाएं जिनमें किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्षमता हो। वैसे तो जो कोशिकाएं होती हैं ये विभाजित होकर अपने ही प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि वे कोशिकाएं जो विभाजित होकर किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण कर सके, या फिर आप कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो विभाजित होकर एक पूरे हमारे शरीर के अंग का भी निर्माण कर पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्टेम कोशिका या स्टेम सेल कहते हैं। तो स्टेम कोशिका के बारे में आपको अधिक अगर जानना है तो मैंने स्टेम कोशिका पर एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां जाकर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराजीवी फसल यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, पराजीवी फसल स्वर्ण चावल किस विटामिन के लिए तैयार की गई है? यानी कि जो हमारी गोल्डन राइस की जो फसल है वह किस विटामिन के लिए तैयार की गई है? तो यह फसल जो है विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। तो याद रखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोल्डन राइस या स्वर्ण चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेब में विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट हैं आप विटामिन की वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने पूछा भी विटामिन के बारे में एक एक करके बताया हुआ है, किन स्रोतों से प्राप्त होता है, और साथ ही अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो तो किन पोषक पदार्थों के माध्यम से हम उन कमी को पूरी कर सकते हैं, या फिर उनकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है। तो ये था कि सेब में विटामिन B1 जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव आवर्धन क्या होता है? तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी पर्यावरण की, उनको अच्छे से पता होगा कि जैव आवर्धन क्या है। तो जैव आवर्धन क्या है कि किसी खाद्य श्रृंखला में किसी एक पोषण स्तर के सभी जीवों में जब किसी ऐसे पदार्थ की मात्रा बढ़ जाए जो कि जिसका जीवों में उपापचय नहीं हो पाता, तो ऐसा पदार्थ जिसका जीवों में उपापचय नहीं हो पाता, तो उस पदार्थ का अगर किसी पोषण स्तर के जीवों में उसकी मात्रा बढ़ जाए तो उसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। जैव आवर्धन और जैव संचरण में काफी थोड़ा सा मान्यूट अंतर है, तो उसे क्या अंतर है ये आप वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर नहीं देखा तो आप देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग जो परागण पैदा करता है? काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लें। पुष्प का यानी कि फूल का ऐसा कौन सा भाग है जो कि उसके आगे चलकर प्रजनन की क्रिया में भी भाग लेता है, यानी कि जो परागण में पैदा करता है? तो पुष्प का जो पराग कोश है, जिसे हम एंथर भी कहते हैं, इसमें पराग कण पाए जाते हैं जो कि परागण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के 3 मुख्य कार्यक्षेत्र, यानी कि ऐसे कौन से 3 कार्यक्षेत्र हैं कोशिका के जो मुख्य रूप से कोशिका में कार्य करते हैं? तो ये कौन से हैं? पहला प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक एवं
कोशिका द्रव्य। तो ये तीनों कोशिकांग हैं जो कि किसी कोशिका में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। अगर आपको इनके बारे में डिटेल से समझना हो, क्योंकि काफ़ी कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप जो कोशिका की वीडियो में इनके बारे में डिटेल में कार्य पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी अकेली कोशिका जिसे कि एक पूरा जीव बना सकती है, यानी कि कोई जीव है और उस जीव की एक कोशिका उस पूरे जीव का निर्माण कर सकती है, तो वैसे कौन सी कोशिकाएं हैं? किसी जीवाणु की कोशिका हो सकती है। और साथ ही अगर आप अमीबा देखें तो अमीबा जो है इसकी एक कोशिका पूरे एक अमीबा में विकसित हो सकती है, तो एग्जाम्पल है जीवाणु अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो अगर आप ये कोशिका है तो इसकी ये झिल्ली है, इसका मुख्य कार्य क्या है? कि इसका मुख्य कार्य क्या है कि जो कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य है एवं जो बाहर का माध्यम है, इन दोनों के बीच जो नियंत्रण रखती है, यानी कि कोशिका द्रव्य एवं बाहर के माध्यमों के बीच नियंत्रित करने का कार्य मुख्य रूप से कोशिका झिल्ली करती है। तो यह निर्धारित करेगी कि किन पदार्थों को इसके कोशिका के अंदर आना चाहिए और किसे नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से बना पदार्थ जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो हमारे डीएनए से ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि आनुवंशिक सूचनाओं को हमारी अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ। और ये क्रोमेटिन पदार्थ किससे बना होता है? हमारे डीएनए एवं प्रोटीन से। और इस क्रोमेटिन पदार्थ को अगर संपीड़ित कर दिया जाए तो ये गुणसूत्र कहलाते हैं। तो गुणसूत्र के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि गुणसूत्र हमारे शरीर में जो 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो क्रोमेटिन पदार्थ क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सूचनाओं को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःप्रद्रवी जालिका ये क्या होती है? ये भी क्या है? हमारी कोशिका के अंदर कोशिकांग पाई जाती हैं, उन्हें हम अंतःप्रद्रवी जालिका कह रहे हैं। इनसे पूछा गया है कि हमारे जो कितने प्रकार की होती है, तो यानी कि कोशिका में ये कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक वे जो कि खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका है और दूसरी मुलायम अंतःप्रद्रवी जालिका। अब खुरदुरी और मुलायम में क्या अंतर है? जिन प्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम पाया जाएगा तो वे खुरदुरी हो जाएंगे, और जिन पर वे नहीं पाए जाएंगे यानी कि राइबोसोम नहीं होंगे वे मुलायम अंतःप्रद्रवी जालिका होती है। तो मुख्य रूप से जो राइबोसोम का होना या ना होना डिसाइड करेगा कि वह खुरदुरी जालिका होगी या मुलायम जालिका होगी। तो ये था कि ये 2 प्रकार की जो कोशिका में अंतःप्रद्रवी जालिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका कोशिकाओं के 2 प्रमुख प्रकार का है। तो कौन से प्रकार हैं? लसिका कोशिकाओं के तो ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से? एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा है टी लिम्फोसाइट। और इनका काम क्या है? ये हमारे शरीर के जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें मुख्य रूप से हिस्सा लेते हैं। तो ये 2 प्रकार की है जो हमारी लसिका कोशिकाएं हैं, बी लिम्फोसाइट एवं टी लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट भी है, आप नोट कर लें कि संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल, यानी कि जो हमारे संसार की ऐसी कौन सी नस्ल है जो कि सर्वाधिक दूध देती है? तो यह एक गाय है जो कि कहाँ पाई जाती है? हॉलैंड एवं जर्मनी में। और इसका नाम क्या है? मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप नोट कर लें, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो यह गाय जो कि हॉलैंड एवं जर्मनी में पाई जाती है, ये सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है हमारे संसार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकजो किस रोग की अंतिम अवस्था है? लोकजो मतलब कि हमारा जो जबड़ा है यह अगर अकड़ जाए तो यह किस रोग में अंतिम अवस्था में होता है? तो आपको पता होगा मानव रोग में हमने पढ़ा भी था कि जो टेटनस रोग में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को टेटनस होगा, टेटनस में क्या होता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वह प्रभावित हो जाता है, और इस रोग के अंतिम अवस्था में जो मानव है उसका जो जबड़ा है यह पूरी तरह से अकड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोकजो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल जो कि पौधों में पाया जाता है, उसके जो हरा रंग है उसी के कारण भी होता है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, नोट कर लें, इसमें मैग्नीशियम,
पाया जाता है, जो कि इसके केंद्र में होता है। क्लोरोफिल के बिल्कुल केंद्र में आपको मैग्नीशियम तत्व मिलता है। तो ये था इसका आंसर। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।